फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो 15 जून के आपका एग्जाम हुआ है उसके यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो कुछ क्वेश्चन है जो इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेट जरूर हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम पूरा होने के बाद है, जो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन भेजते हैं उसके बाद वीडियो बनाने में टाइम लगता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है 100% जो एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताने। जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए होंगे वो कमेंट यहाँ पे जरूर कर सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत से है जो क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष को सही करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये है उत्तल लेंस। तो इसमें क्या है, बहुत सारा कंफ्यूज रहता है उत्तल और अवतल में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो मैं आपको बताता यहाँ पे जाऊँगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष है, उसमें क्या है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं है जो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। और यही दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से छोटा हो जाता है या नेत्र लेंस की अभिसारी शक्ति है वो कम हो जाती है। तो महत्वपूर्ण देगा, देखिए निकट दृष्टि दोष है वो अवतल लेंस लगाया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में है जो उत्तल लेंस लगाया जाता है। प्रेस बायोपिया द्विफोक्सी लेंस जिसे कहते हैं, जिसके दोनों यहाँ पे निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों दोष हो, उसको क्या है, द्विफोक्सी लेंस यहाँ पे लगाया जाता है। बायोफोकल एक दृष्टि व्यस्त में है उसमें बेलनाकार लेंस यहाँ पे लगाया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था फ्रेंड्स यहाँ पे कि गुप्त काल के बाद सोने के सिक्कों में कमी आने का मुख्य कारण क्या था। जो गुप्त काल था उसके बाद सोने के सिक्कों में कमी आ गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ क्या था कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में है जो गिरावट हो गई थी। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट होने के कारण सोने के सिक्कों में है जो कमी आ गई थी। गुप्त काल में है जो बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित थी। गुप्त शासकों ने उत्कृष्ट स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, लेकिन गुप्त काल के बाद है जो रोमन साम्राज्य का पतन होने लगा और जिससे भारत में क्या हो गया, रोम व्यापार घट गया और सोने का आगमन है जो कम हो गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप है जो सोने की मुद्राओं का प्रचलन क्या हो गया, कम हो गया। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य अगर देख लेते हैं तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय की स्वर्ण मुद्राएं हैं जो प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस गुप्त शासक की स्वर्ण मुद्राएं प्रसिद्ध है तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्राएं थी उन्हें क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो ये कला, साहित्य, विज्ञान और आर्थिक समृद्धि के कारण है जो इसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारतीय संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1951 में। 1951 में पारित किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में है जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में यहाँ पारित किया गया था। और इसके द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, 15, 19 आदि में यहाँ पे जो अनुच्छेद थे उनमें संशोधन किया गया था। यहाँ पे 15 और 19 जो अनुच्छेद थे उनमें संशोधन किया गया था और 9वीं सूची यहाँ पे जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। तो प्रथम संशोधन अगर देखें तो 1951 में है। जो इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बताता हूँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन, वो आपका 1974 में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन भी संपत्ति का मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। संविधान में 9वीं अनुसूची के संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये भी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। ये रिलेटेबल क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि मलेरिया है जो किस प्रकार के रोगजनकों के कारण होता है। जो मलेरिया होता है वो किस प्रकार के रोगजनकों के कारण होता है, तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। आपने पढ़ रखा था, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो आई होप सब सही करके आए होंगे। तो जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यहाँ प्लाज्मोडियम ऑप्शन में शायद नहीं दिया गया था, तो प्रोटोजोआ है जो दिया गया है। और इसका वाहक क्या है, एक मादा एनाफ्लीज है, मादा एनाफ्लीज मच्छर है। मुख्य अगर तथ्य देखें तो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। डेंगू है जो वायरस से होता है। हैजा अगर देखें तो बैक्टीरिया से, और फाइलेरिया अगर देखें तो कृमि से होता है। तो ये
इतना आपको डाटा यहाँ पे मैं बताता जाता हूँ, साथ साथ में वो भी आपको देख लेना है, एक बार नज़र मार लेनी है, ताकि हो सकता है जो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया जाए तो। मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर को माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है अनुच्छेद 76 में। और ये क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो एक डाला था, जो जिसमें ज़्यादा करके पॉलिटी के क्वेश्चन थे, उसमें बताया भी था मैंने, 5-7 दिन पहले एक वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो महान्यायवादी है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो भारत सरकार का क्या होता है? सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। वर्तमान में महान्यायवादी अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? ये है आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि है महान्यायवादी। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था कि जो उच्च न्यायालय को है अधीनस्थ न्यायालय या निचली जो अदालतें होती है उस पर नियंत्रण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 235 में। जो उच्च न्यायालय है वो अपनी निचली जैसे जिला अदालत है उन पे नियंत्रण रख सकता है, निचली अधीनस्थ अदालतों पे। तो इसका जो अधिकार है वो अनुच्छेद 235 में दिया गया है। अनुच्छेद 214 अगर देखें तो प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 215 में है अभिलेख न्यायालय होगा। और अनुच्छेद 226 में जो न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 235 आपको बता दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण करता है। संबंधित अगर प्रश्न यहाँ पे बनने वाले देखें तो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 226 में है, वो रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करना मतलब अगर किसी के मौलिक अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन होता है तो न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और आपको बताना है अगर जैसे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है तो जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट है यहाँ पे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का समग्र विजेता कौन था? ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल था जो जम्मू कश्मीर के आपके डल झील है उसमें यहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसका समग्र विजेता कौन था? तो इसका विजेता था मध्य प्रदेश इसका विजेता था। और ये कहाँ पे? श्रीनगर की डल झील में आयोजित था खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तो मध्य प्रदेश ने यहाँ पे सर्वाधिक पदक जीते थे। आयोजन स्थल आपको बता दिया है। खेल यहाँ क्या क्या थे? तो कायाकिंग है, कैनोइंग है, राइंग है, शिकारा रेस आदि यहाँ पे खेल सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत वह दस्तावेज कौन सा था जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना था? तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और ये कब रखा गया? तो ये संविधान सभा की जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यही क्या हुआ, आगे चलकर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसका आधार बना था। बैठक आपको पूछ लिया जाए तो पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 और तीसरी है जो 13 दिसंबर को हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और नेक्स्ट जो हुई थी उसमें परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान सभा का। तो ये 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और इसको अगर स्वीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो इम्पोर्टेंट पर्सन ये इससे रिलेटेड जो है ये आप देख सकते हो, बलवंत राय। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो ये की थी आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। और 1957 में की थी, ये याद रखना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो समिति का गठन है जो बलवंत राय मेहता समिति है उसका गठन 1957 में हुआ था। और पंचायती राज की शुरुआत आपको कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत आपको पूछे तो कहाँ बनी थी? या राजस्थान के नागौर में यहाँ पे शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि 73वां संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था आपके 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2024 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। जो अक्टूबर 2024 में है, किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा यहाँ पे दिया गया। तो ये दिया गया था मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बांग्ला। इन भाषाओं को है जो क्या दिया गया था, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था अक्टूबर 2024 में। इन 5 भाषाओं को दिया गया था। और पहले से अगर शास्त्रीय भाषाएं कितनी थी, तो ये पहले से थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये है जो पहले से शास्त्रीय भाषा थी, जबकि इन 5 भाषाओं को है जो बाद में 2024 में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था फ्रेंड्स, नई जो निर्वाचित लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको कौन शपथ दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। और लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति है जो सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है तथा उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है उसको यहाँ पे क्या नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। नेक्स्ट है यहाँ लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है, सदस्य के रूप में वो पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। और नेक्स्ट है वर्ष 2022 तक भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएं थी। तो ये वही क्वेश्चन से यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, 6 भाषाएं यहाँ पे थी। तो कौन कौन सी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, यही। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी घोषित की गई थी। तो भारत की जो पहली शास्त्रीय भाषा थी वो घोषित की गई थी यहाँ पे तमिल। और कब घोषित की गई थी, ये 2004 में। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा पर्व अभियान के तहत कितने पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया था। जो उत्तर प्रदेश सरकार, ये करंट का क्वेश्चन है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार थे उसने 37 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य यहाँ पे रखा था। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देख सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण अभियान है जो देश के सबसे बड़े पर्यावरण अभियानों में से एक है। और इसका उद्देश्य था हरित आवरण को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। तो इस प्रकार के है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स बचे हैं वो क्वेश्चन मैं आगे वाली वीडियो में कवर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना ताकि आपके पास है जो नेक्स्ट वीडियो आ सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। और आप भी अगर एग्जाम दे के आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कैसे क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो थे कौन कौन से आप ऑप्शन यहाँ पे करके आए हो।